हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ लिया था। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ लिया था ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच फैक्टर में हम लोगों ने बता दिया था कि वे व्यक्ति जिनमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है उन्हें आरएच पॉजिटिव कहा जाता है, जबकि वे व्यक्ति जिनमें आरएच फैक्टर एब्सेंट होता है उन्हें आरएच नेगेटिव कहा जाता है। इसके अलावा भी हम लोगों ने बता दिया था कि आरएच फैक्टर के अलावा भी एक विशेष प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट होता है ब्लड में या प्लाज्मा में या आरबीसी के ऊपर, जिसे कहा गया था एम एंड एन फैक्टर। एम और एन फैक्टर के लिए कोई विशेष प्रकार की एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। ड्यू टू दिस रीजन कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होती है। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन हम लोगों ने बताया था कि अगर सेम व्यक्ति में या सेम जीव के अंदर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है उस दौरान तो एम एन फैक्टर कोई विशेष रोल प्ले नहीं करता। लेकिन अदरवाइज अगर हम बात करें कि अगर ह्यूमन का जो ब्लड है किसी खरगोश में या अदर जीव में इसका ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है तो इसके विपरीत एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है, जिससे जो विभिन्न प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो सकती है। इतना क्लियर है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोएगुलेशन। तो अपना टॉपिक क्या है भाई? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोएगुलेशन। हिंदी में बोला जाता है रक्त का थक्का जमना या स्कंधन। रक्त का थक्का जमना या हम लोग बोल सकते हैं स्कंदन। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज क्लॉटिंग। हम लोग नॉर्मली देखते हैं जब हमें चोट या घाव लगता है उस ड्यूरिंग क्या होता है भाई, जब चोट या घाव लगता है तो रक्त वाहिनियों के रैप्चर होने से या रक्त वाहिनियों के टूटने से जो ब्लड होता है वो आउटसाइड में क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जैसे हमें किसी भी स्थान पर चोट या घाव लगी उस दौरान क्या होता है कि रक्त वाहिनियाँ रैप्चर हो जाती है या ब्लड कार्पसेज जो होती हैं वो रैप्चर हो जाती हैं, जिससे जो ब्लड होता है वो आउटर साइड में क्या होने लगता है भाई, फ्लो होने लगता है। ठीक है। अगर यह ब्लड कंटिन्यू, जितनी ज़्यादा चोट या घाव लगती है ब्लड का जो फ्लो होता है वो इतने ही लॉन्ग टाइम तक होता है। इसके साथ ही साथ और ब्लड का जो फ्लो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। ये सब डिपेंड करता है कि चोट कितनी लगी है व्यक्ति के, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो ब्लड होता है वो रुक जाता है, ब्लड का जो प्रवाह होता है वो रुक जाता है। यह जो रुकने की जो क्रिया होती है इसमें क्या होता है कि एक लेयर का फॉर्मेशन होने लगता है या जो द्रव जो होता है एक जेली जैसे पदार्थ में बनने लगता है, जेली जैसे पदार्थ का निर्माण करने लगता है। यह जो क्रिया होती है वो कहलाती है क्लॉटिंग। क्या कहलाएगी भाई? क्लॉटिंग कहलाती है। क्या होगी क्लॉटिंग की डेफिनेशन की जैसे ही कभी चोट या घाव लगने के बाद कुछ टाइम के बाद जो ब्लड होता है वो एक गाढ़े जैसे तरल पदार्थ का फॉर्मेशन करता है, जिससे जो ब्लड होता है वो बाहर स्रावित होने से रुक जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? क्लॉटिंग कहलाती है। जनरली अगर हम बात करें, नोटिस किया गया है कि जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम होता है 3 से 10 मिनट में ब्लड क्लॉट होने लगता है। लगभग 6 मिनट अप्रोक्स अगर हम बात करें कि जो 6 मिनट होता है इतना टाइम लगता है ब्लड की क्लॉटिंग होने की प्रोसेस स्टार्ट होने में। अब यह डिपेंड करता है कि जो चोट या घाव लगी वो कितनी ज़्यादा लगती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें विभिन्न प्रकार के जो डिजीज वाले जो व्यक्ति हैं उनमें जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो अलग अलग प्रकार से रोल प्ले करते हैं। ड्यू टू दिस रीजन
जो क्लोटिंग जो होती है वो अलग अलग टाइम पे कंप्लीट होती है। क्लियर है। जैसे अगर हम बात करें डायबिटीज पेशेंट में, तो डायबिटीज पेशेंट में क्लोटिंग फैक्टर की कमी होने के कारण या क्लोटिंग फैक्टर के इनएक्टिवेशन की जो इनएक्टिवेशन है वो ज़्यादा होने के कारण इनमें जो ब्लड क्लोटिंग होती है वो थोड़ा टाइम के बाद होती है, जिसके कारण इन पेशेंट्स को या इन डायबिटीज जो व्यक्ति हैं, डायबिटीज ग्रसित जो व्यक्ति हैं, इनमें ब्लड क्लोटिंग होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। क्लियर है। हम लोग बोल सकते हैं प्लाज्मा में थक्का अलग होने की क्रिया को थक्का बनना कहा जाता है। प्लाज्मा में थक्का अलग होने की क्रिया को थक्का अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं भाई, थक्का बनना। लगभग कितना टाइम लगता है, 6 से 10 मिनट या 3 से 10 मिनट का क्या लगता है, टाइम लगता है किसमें, इन क्लोटिंग। क्लियर है बात। अगर हम बात करें रुधिर जो वाहिनियां होती है, इसमें क्या होता है, ब्लड कंटिन्यू फ्लो होता रहता है। अगर ब्लड कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, अगर हम कहें कि जैसे चोट या घाव लगती है तो उस टाइम पे क्लोटिंग हो जाती है, लेकिन वाहिनियों में भी तो कंटिन्यू ब्लड क्या क्या होता रहता है, फ्लो होता है, उसमें क्लोट क्यों नहीं होता। तो इसका रीजन क्या है भाई, कि जो लीवर होता है उसके द्वारा एक पदार्थ का सीक्रेशन किया जाता है जिसे कहा जाता है हिपेरिन। क्या कहा जाता है, हिपेरिन का श्रवण किया जाता है। यह जो हिपेरिन पदार्थ होता है वो ब्लड क्लोट नहीं होने देता किसमें, रक्त वाहिनियों में। क्लियर है। तो हिपेरिन के स्राव की वजह से लीवर के द्वारा हिपेरिन नामक पदार्थ का क्या किया जाता है, श्रवण किया जाता है। इस हिपेरिन पदार्थ की वजह से जो ब्लड होता है वो किसमें, वाहिनियों में क्लोट नहीं करता, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ब्लड वाहिनियों में अवरुद्ध नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कभी कभी क्या होता है, किसी भी चोट या घाव नहीं बनने के बाद भी, मतलब ना तो चोट लगती है और ना ही घाव होता है, लेकिन सडनली क्या होता है, जो रक्त वाहिनियां होती है इसमें ब्लड की क्लोटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो यह जो ब्लड की क्लोटिंग की जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है थ्रोम्बस। क्या होता है, चोट या घाव नहीं होने पर भी रक्त वाहिनियों बहुत ही रेयर चांस में होता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक डिजीज के सिम्टम्स होते हैं, रक्त वाहिनियों में थक्का जमने लगता है, थक्का जमने लगता है। यह क्रिया क्या कहलाती है भाई, यह थ्रोम्बस कहलाता है। यह याद रखने की बात है, क्या कहला रहा है, थ्रोम्बस कहलाता है। ठीक है। या हम लोग और यह क्रिया तो क्या कहला रही है, रक्त वाहिनियों में थक्का जमने लगता है, इसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बस। और यह जो क्रिया होती है रक्त के थक्का बनने की, या यह क्रिया विधि कहलाती है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस कहलाती है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यदि एम्बुलस किसी वाहिनी में फंसकर रुधिर का संचरण बंद कर दे जाता है, इसे हम लोग बोल सकते हैं थ्रोम्बोसिस या एम्बुलस। सेकंड अगर हम नाम लें तो इसे क्या कहा जा सकता है, एम्बुलस भी कहा जा सकता है। और यह जो एम्बुलस है वाहिनी में फंसकर रुधिर का संचरण बंद कर देता है, तो इस दौरान व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। और यह जो विधि होगी वो कहलाएगी एम्बोलिज्म। हम लोगों ने बताया क्योंकि नॉर्मली ब्लड क्लोट नहीं होता है रक्तवाहिनियों में, और अगर रक्तवाहिनियों में ब्लड क्या हो जाए, क्लोट हो जाए, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी भाई, थ्रोम्बस। इसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बस। और यह क्रिया विधि मतलब ब्लड की क्लोटिंग होने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, थ्रोम्बोसिस या एम्बोलस कहलाती है।
अगर रक्त वाहिनियों के अंदर कंटिन्यू ब्लड की सप्लाई नहीं होती है तो हार्ट तक ब्लड पंप नहीं होता है, ऑक्सीजन कंप्लीट बॉडी में सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वी ऑल नो दैट स्टूडेंट O2 युक्त जो ब्लड होता है वो क्या कहलाता है, प्योर ब्लड कहलाता है। ठीक है, तो O2 की सप्लाई नहीं होने के कारण टिश्यूज और सेल्स को कंप्लीट मात्रा में O2 नहीं मिल पाता है। ड्यू टू दिस रीजन व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और यह जो क्रिया होती है वो कहलाती है एम्बोलिज्म। क्या कहलाती है, एम्बोलिज्म। तो एम्बोलस किसी वाहिनी में फंसकर, एम्बोलस किसी वाहिनी में फंसकर रुधिर संचरण को बंद कर देता है। सिंपल सी बात है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, और अगर कंप्लीट बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, एम्बोलिज्म। तो इसे एम्बोलिज्म कहा जाता है। और इस स्थिति में क्या होगी, इस स्थिति में व्यक्ति की क्या हो जाती है भाई, डेथ या मृत्यु हो जाती है। क्लियर है, हम लोगों ने रीजन जान लिया, क्योंकि O2 की सप्लाई नहीं होगी, ब्लड अगर सर्कुलेट नहीं होगा बॉडी में तो O2 भी सर्कुलेट नहीं होगी। ड्यू टू दिस रीजन व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर है, तो ये था अपना क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोएगुलेशन। क्लियर है। अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, या हिंदी में बोला जाता है रक्त स्कंदक कारक। टॉपिक है भाई ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स या रक्त स्कंदन कारक। तो रक्त स्कंदन जो कारक होते हैं मतलब वे कारक जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में हेल्प करते हैं या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कहलाते हैं। मुख्य रूप से जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो 13 हैं। ये जो फैक्टर्स होते हैं वो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, मतलब स्रावित रक्त को रोकने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मुख्य रूप से 13 है। कौन कौन सा, फर्स्ट है अपना फाइब्रिनोजन, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ है कैल्शियम आयन, फिफ्थ है प्रोएक्सिलरीन, सिक्स्थ है प्रोकन्वर्टिन। ये जो सभी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। सातवां जो अपना है वो है एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, 8th जो है अपना वो है एक्सिलरीन, 9th है क्रिसमस कारक, 10th है स्टुअर्ट कारक, 11th है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रौरवती, और 12th है हिगमिन फैक्टर, और 13 है फाइब्रिन स्त्रीकृत कारक। ये जो सभी कारक होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं, और इन सभी फैक्टर्स के जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिससे एटलीस्ट क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु होने से बच जाती है। क्लियर है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना क्लियर है।